हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। बेटा ये है आपका लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो ये कोर्स आपके लिए शुरू हुआ है आज से और आज है आपका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए इस कोर्स में शुरू करने से पहले कुछ बेसिक्स हम सीख लेते हैं इंग्लिश भाषा में। तो सबसे पहले आज हमने इस टॉपिक को डिवाइड किया है 2 लेक्चर्स में। तो पहला है ग्रीटिंग और दूसरा है मैनर्स। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन, और अभिवादन कैसे करना है उसको आज हम सीखेंगे। पहले अब हम देख लेते हैं आज का इंडेक्स। तो इंडेक्स में सबसे पहले मेनली आपको पढ़ाया जाएगा ग्रीटिंग्स के बारे में, साथ ही साथ बेसिक इंग्लिश के बारे में, और लास्ट में हम इंट्रोडक्शन प्लस वोकैबुलरी करके इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। क्लियर? तो चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। अब किसी भी भाषा को समझने से पहले उसकी वर्णमाला आपको पता होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि कोई भी भाषा आप कर रहे हो, कोई भी भाषा, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो, उसकी वर्णमाला आपको आनी चाहिए। मतलब कि उसमें कितने लेटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, तभी तो किसी भाषा को समझ पाओगे। अब हम आज पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, जो पहले अंग्रेजी की भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। चलिए, तो सबसे पहले अगर आपने कभी अंग्रेजी पढ़ी हो तो आप ये बताइए कि कितने अल्फ़ाबेट होते हैं अंग्रेजी में। हम बार बार बोलते हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट। तो क्या मतलब हुआ अल्फ़ाबेट का, बताइए। थोड़ा सा अब हमको सोचना है कि अरे अल्फ़ाबेट, अरे A to Z तक तो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, तो 26 अल्फ़ाबेट होंगे अंग्रेजी के। अगर आप ये सोच रहे हो तो भाई आप ये गलत सोच रहे हो। क्या मतलब हुआ, आगे देखिए, अल्फ़ाबेट इज अ जस्ट नेम गिवन टू द ग्रुप ऑफ ऑल लेटर्स इन अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब मतलब क्या हुआ, आप मंदिर में गए मंदिर में, हाँ, मंदिर में जाकर आपने भगवान पर फूलों की माला को चढ़ाया। हाँ, तो फूलों की माला हुई ना, उसमें बहुत ज्यादा फूल हैं। हाँ, फूल हैं मतलब फ्लावर्स हैं। हाँ, अब उन फ्लावर्स को आपने माला का नाम दे दिया। हाँ, तो अल्फाबेट क्या है, आपने अक्षरों का नाम दे दिया। समझे? अगर आप भगवान के दर पर गए, आपने बहुत ज्यादा यहाँ पर फूलों की माला बनाई, ठीक है, और ये फूलों की माला आपने भगवान पर समर्पण कर दी। अब ये क्या है, इसमें 1 फूल है, 2 फूल हैं, 3 फूल हैं, 4 फूल हैं, 5 फूल हैं, लेकिन आपने इन फ्लावर्स के ग्रुप को, मतलब कि इन फूलों के संगठन को क्या बोल दिया, माला बोल दिया। क्या बोल दिया, माला बोल दिया। ये जिसे हम अंग्रेजी में गार्लैंड कहते हैं। क्लियर? इसको यही कहते हैं ना। तो अब हमने यही बोल दिया। अब ये बताइए कि ये माला है तो ये किसको संबोधित कर रही है, फूलों को। तो वैसे ही अल्फाबेट किसको संबोधित कर रहे हैं, लेटर्स को। मतलब कि जिसमें A भी है, B भी है, C भी है, D भी है, E भी है, F भी है, एंड टू Z। तो ये सारे के सारे अल्फाबेट नहीं हैं, ये सारे के सारे लेटर्स हैं। क्या हैं, लेटर्स हैं। और इन लेटर्स का नाम हमने क्या दे दिया, अल्फाबेट दे दिया। क्लियर? तो अल्फाबेट इज जस्ट अ नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ ऑल द लेटर्स इन अ लैंग्वेज इंक्लूडिंग वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। क्लियर? अब हमारे लेटर कितने हुए अंग्रेजी भाषा में, 26। कितने हुए, 26। सो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब कि ये जो अल्फाबेट की माला है उसमें 26 फूल हैं। मतलब क्या हुआ, A to Z तक जितने भी लेटर हैं, जितने भी अक्षर हैं, वह अल्फाबेट माला नाम के कण हैं। क्लियर? सो देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब जब भी आपसे किसी ने पूछा कि अंग्रेजी के अल्फाबेट बताओ, तो क्या बोलोगे, एक ही है। वो कहेगा नहीं 26 है, आप बोलेंगे एक ही है। क्यों, 26 अक्षर हैं, 26 लेटर हैं, 26 अल्फाबेट नहीं है। समझे? तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो यहाँ पर देखिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये क्या है, ये 26
अक्षर है, ये 26 फूल हैं किसके? अल्फाबेट माला के। क्लियर? तो जनरली अल्फाबेट एक है, लेटर 26 हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी वाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार में बांटा गया है। अब हर चीज अगर आप कुछ बोलते हो तो उस बोलने के तरीके को हमने 2 प्रकार में बांटा है। एक होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। इन्हें बांटा क्यों गया है? ताकि अगर हमें ए यूज करना है, एन यूज करना है, हम उसमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले आप समझिएगा कि 26 वर्णमाला में, 26 अक्षर की वर्णमाला में अंग्रेजी के हमने उसे 2 भागों में बांटा है। समझे? पहला है वोवल्स, दूसरा है कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स मतलब क्या होता है? स्वर। वोवल्स मतलब स्वर मानना। ठीक है? स्वर मानना, इसे लेटर से कन्वर्ट मत करना, स्वर मानना। वोवल्स मतलब स्वर है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन है। अब कैसे इन्हें बांटा गया है ये भी देख लीजिए। देखिए, वोवल्स को मतलब स्वर को हमने 5 भागों में बांटा है। ए, ई, आई, ओ, यू। अब देखिए ए, ई, आई, ओ, यू, इसमें ध्वनि का उच्चारण समझिएगा, तभी वोवल्स को हिंदी में स्वर कहा गया है। आपको क्या करना है, जब भी आपको आवाज आए ए, ई, आई, ओ, यू, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ा आ, छोटा आ, तो अगर ये चीजें आपको यूज करें, अगर आपको ये ध्वनि आए, कई बार ये शब्द नहीं दे रखे होंगे, तो शब्दों से आपको स्वरों को जानना है कि यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू, इसके स्वरों को देखना, शब्दों को नहीं। बस हमने शब्दों से इसे बांट दिया है कि अगर ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि का उच्चारण होगा तो उसे हम वोवल्स कहेंगे। समझ गए? यहां तक तो समझ में आ गया। अब व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स, मतलब कि जब आपको ध्वनि बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी टिल जेड, अगर आपको इनकी ध्वनि आए, मतलब कि ध्वनि, जब आपको इनके स्वर आए कि ये हैं, ये हैं, ये हैं, अरे ये आवाज आ रही है, तो ये कॉन्सोनेंट्स हो गए। अब कॉन्सोनेंट्स में बेटा बेसिक चीज क्या है? अगर आपने इन शब्दों को देख लिया तब भी इनके साथ एन का प्रयोग हो सकता है। एन का प्रयोग क्यों होगा? क्योंकि ये उच्चारण दे रहे हैं। उच्चारण पे समझे, उच्चारण की वजह से हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, उसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं वोवल्स की बात करूं तो वोवल्स में ए, ई, आई, ओ, यू, अगर इसकी ध्वनि का उच्चारण हो रहा है तो हम उसके आगे एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि इन ध्वनि से ध्वनि की उच्चारण जो हो रहा है तो हमने एन लगाया, अगर नहीं हो रहा है तो भाई हम ए लगाएंगे, तो हम ए लगाएंगे। अगर यहां पर भी कॉन्सोनेंट्स में अगर आपको कभी उच्चारण मिले ए, ई, आई, ओ, यू का, तो मत समझना कि भाई हमने तो कॉन्सोनेंट लिखे हैं। ना 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 ना, ध्वनि को उच्चारण देखिए। बार बार मैं एक शब्द पर आपको फोकस करा रही हूं, आपको ध्वनि के उच्चारण को समझना है। अगर इन सब में आपको ए, ई, आई, ओ, यू वाली ध्वनि आती है तो चुप कर कर एन लगा दो, चुप कर कर एन लगा दो, शब्दों को नहीं, ध्वनि को देखिएगा। क्लियर? तो ये था बेसिक, हमने ए और एन का कब प्रयोग करना है। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, आपको हिंदी वर्णमाला लगभग आती ही होगी, जिसमें क से लेके ख, ग, घ, ण, च, छ, झ, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, न, ठीक है, त, ह तक अगर आप देखोगे तो ये है हिंदी वर्णमाला जो हर कोई परिचित होता है। अब अगर आपको ये वर्णमाला को अंग्रेजी में उच्चारण कैसे करना है, अंग्रेजी का कौन सा शब्द कौन से वर्णमाला के शब्द पर, मतलब कि अक्षर पर आए, वो आपको देखना अवश्य है। तो यहाँ पर हम इन अक्षरों की ध्वनि को समझेंगे जो अंग्रेजी में बोली जाती है और जिससे शब्द बन जाता है। ठीक है? तो क, ख, ग, घ, ण, ये क्या है? ये हमारे अक्षर हैं। क्या है?
अक्षर है, इन अक्षरों से शब्द बनेगा। और ये जो शब्द हैं इसका उच्चारण कैसे होगा अंग्रेजी में, उसे हमने अंग्रेजी में ही समझना है। चलिए, अब यहां तक आपको इंट्रोडक्शन भरपूर मिल गया। ठीक है, भरपूर इंट्रोडक्शन मिल गया कि अंग्रेजी वर्णमाला में इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा भी जाता है। पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा था कि उसे बांटा कैसे गया है। अब हम देखेंगे कि इसे लिखा कैसे जाता है। हमने स्वर और व्यंजन देख लिए। हमने स्वर और व्यंजन में जब हमने उन्हें बांटा तो हमने ध्वनि के उच्चारण को देखा, ध्वनि के उच्चारण को देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि हम इन जो ये अक्षर हैं इन्हें लिखेंगे कैसे। ये जो अक्षर हैं, ये जो लेटर्स हैं अंग्रेजी में, उन्हें हम लिखेंगे कैसे, ताकि जब भी हम कोई शब्द लिखें तो उसमें सही प्रयोग से हमने लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को 2 प्रकार से लिखा जाता है। पहले तो हम कहते हैं ना बड़ी ABCD, और फिर कहते हैं हम छोटी ABCD। तो बस बड़ी ABCD को हम अंग्रेजी में कहते हैं अपर केस, या जिसे हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स में, जिसे ABCDEWXYZ आपको इसे बड़े में लिखना होता है। अब छोटी ABCD जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसमें आप देखोगे ABCDE, तो वो Z तक ऐसे जाएगी। और ये सब हमने सीखा हुआ होगा कि छोटी ABCD बड़ी ABCD। ठीक है, तो छोटी ABCD को ऐसे लिखेंगे, बड़ी ABCD को ऐसे लिखेंगे। जिसे हम अपर केस कहते हैं इट मीन्स कैपिटल लेटर, और जिसे हम छोटी ABCD कहते हैं लोअर केस, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल लेटर्स में हम ABCD लिखते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई आप सबकी बेसिक इंग्लिश की। आगे हम और देख लेते हैं। आगे जब आपको पता है, क्या आपको पता है कि लेटर्स शब्द बना देते हैं, शब्द वाक्य बना देते हैं, और वाक्य पैराग्राफ बना देते हैं। मतलब क्या हुआ? लेटर फॉर्म अ वर्ड, लेटर्स फॉर्म अ वर्ड। लेटर्स क्या है बेटा? लेटर्स है हमारे अक्षर। ठीक है, जिसे हमने बोला था अक्षर, और जिसे हमने वर्ण भी बोला है। क्लियर? और ये हमारे एक शब्द को बना देते हैं। शब्द से बना, शब्द किससे बना? अक्षर से। और शब्द बना देता है किसे? वाक्य को। शब्द किसे बना देता है? वाक्य को। और वाक्य किसे बना देता है? पैराग्राफ को। या आप ये कहिए कि कोई निबंध लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, तो उसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं, बेसिक है ये। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। पहला देखिए, मौजिब इज अ गुड गाय। मौजिब इज अ गुड गाय। ओके, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। आई लव हिम अलॉट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव हिम अलॉट मतलब मैं उससे बहुत अधिक प्यार करता हूँ। मौजिब इज अ गुड गाय। गाय मतलब लड़का। ठीक है, तो मौजिब इज अ गुड गाय मतलब कि वह बहुत अच्छा लड़का है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मित्र है। आई लव हिम अलॉट। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब भी आपने ये देखा लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, तो मौजिब में कितने लेटर हैं? थोड़ा सा देखिए, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर हो गए। ठीक है, अब इससे एक शब्द बन गया मौजिब। अब शब्द कितने हैं पूरे देखना, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस ने मिलकर क्या बनाया? एक पैराग्राफ बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, देयर आर 3 सेंटेंसेस इन द अबव पैराग्राफ। 3 सेंटेंसेस हैं। मौजिब इज अ गुड गाय। ठीक है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। आई लव हिम अ लॉट। तो ये हो गए हमारे 3 सेंटेंसेस। क्लियर? आगे देखते हैं। अब इसको डिटेल में देखिए, 15 शब्द हैं इसमें और 43 लेटर्स हैं। कैसे हुआ देखिए, पहली बात समझे, शब्द कैसे बना बेटा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14 एंड 15।
अब एक और चीज समझिएगा, जब भी कोई लेटर, समझना, जब भी कोई लेटर किसी वाक्य को पूर्ण कर रहा हो और हम ये कहें किसी वाक्य को जोड़ रहा हो, चाहे वो एक लेटर है, उसे शब्द माना जाएगा। अब देखिए, आपने कहा कि ए, आपने कहा आई, बट आप देखिए पूरे वाक्य को बना रहा है, ये वाक्य में एक शब्द की भूमिका निभा रहा है, तो इसी वजह से हम इसको लेटर की जगह शब्द मानेंगे। ठीक है, अब इसमें 43 लेटर्स कैसे हैं देखिए, अगर आप इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो कुल मिलाकर इसमें 43 लेटर्स आपको मिल गए। समझे? तो यहां तक हमें क्लियर हो गया। अब एक चीज और समझेगा, देखिए लेटर्स क्या हैं? ए बी सी। वर्ड क्या है? इन, द, एच। अंतर देखिएगा, लेटर क्या है? ए बी सी, मतलब लेटर से एक शब्द बना है ना। अब इन किससे बना है? आई और एन से। दा किससे बना है? टी, एच और ई से। एच किससे बना है? आई और टी से। तो यहाँ पर ये क्या है? ये लेटर हैं और ये वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितने लेटर्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 लेटर्स हुए। अब वर्ड कितने हैं? 1 2 3। तो कितने कुल मिलाकर वर्ड्स हुए? यहाँ पर 3 वर्ड्स हमने देख लिए। हमारे को शब्द और वर्ण में पता चल गया, हमें लेटर और अल्फाबेट में डिफरेंस पता चल गया। तो ये पहली सीढ़ी हम कह सकते हैं कि हमने पार कर ली है, किसकी? अंग्रेजी भाषा को समझने की। तो ये बिल्कुल पहली सीढ़ी है, ठीक है, जिससे हम अंग्रेजी भाषा के संपूर्ण समझेंगे। अब आगे हम देख लेते हैं ग्रीटिंग्स के बारे में, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ग्रीटिंग्स का मतलब क्या होता है? अभिवादन करना। मतलब अगर आप क्लास में आए हो तो आप अपने टीचर को देख के क्या बोलोगे? समय के अनुसार आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग का प्रयोग करोगे। अगर आप क्लास में आते हो और आपसे टीचर पूछती है क्या समय है ये आने का, क्या समय है ये आने का, बताओ समय कितना हुआ है घड़ी में, इतनी लेट आ रहे हो, तो आपने समय देखकर अपनी टीचर को बताना है कि हाँ मैं लेट हूं, तो लेट का समय भी तो बताओगे। तो ये समय हो गया कि आपको समय पढ़ना भी आना चाहिए। ठीक है, तो अंग्रेजी में समय को कैसे बताएंगे, अंग्रेजी में हम किसी का अभिवादन कैसे करेंगे, इन चीजों को आज के लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। तो अभिवादन का मतलब सुनिए, चूजिंग वर्ड्स while greeting someone depends on the age, relation and position of a person whom you need to greet at a time. Greet मतलब अभिवादन करना। अब देखिए, अगर आपके घर में सोचिए थोड़ा, अगर आपके घर में आपकी बड़ी बहन आई है, आपकी बड़ी बहन आई है और उसकी सास भी आई है। अब जब उनकी सास को आप देखोगे तो क्या बोलोगे? नमस्ते आंटी जी। लेकिन अपनी बहन को देखोगे तो क्या बोलोगे? गले मिलोगे सीधा जाके। हाँ। तो अभिवादन, किसी को ग्रीट करना, किसी को स्वागत करना और बोलना, ये डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता कैसा है। अगर सपोज मानिए आपकी बहन की जगह किसी और की बहन आए तो आप क्या बोलोगे? हाय, और अपनी बहन को सीधा गले लगा लोगे, अरे इतने दिनों बाद आई हो। तो ये हमारा डिपेंड कर गया ना कि रिश्ता क्या है, उम्र क्या है। तो ये रिश्ता और उम्र हमारे को तरीका बताते हैं कि हमें ग्रीट कैसे करना है। और सपोज आपकी कोई टीचर आ जाए तो आप क्या कहोगे टीचर को? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये समय के अनुसार होगा। यही बोलोगे अपनी टीचर को अंग्रेजी में? हाँ। या हिंदी में प्रयोग करोगे तो कहोगे नमस्ते मैम, यही होगा। हाँ। तो आज हम शब्दों को चुनना, चूजिंग मतलब चुनना सीखेंगे। वाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड्स ऑन द एज, वो उम्र पर निर्भर है, रिश्ते पर निर्भर है, और पोजीशन ऑफ अ पर्सन। पोजीशन मतलब कि उसका क्या पोजीशन है आपकी जिंदगी में। जैसे कि आपसे कोई, हम ये कहें कि आपसे कोई बड़ा ही पोजीशन पर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी काम में करते हो, मतलब कि ऑफिस में हो, आप हो और आपका कोई सीनियर है, आप हो और आपका कोई सीनियर है, तो आपका सीनियर अगर पुरुष है तो मेल कहोगे, आपका जो उच्च अधिकारी है वह पुरुष की जगह महिला है
तो उसे फीमेल बोलोगे और कहोगे कि ये मैम है। तो ये पोजीशन पर भी डिपेंड करता है कि आप किस गठन में बैठे हो। क्लियर? ऑफ द पर्सन हुम यू नीड टू ग्रीट एट ए टाइम, आपको उस समय में कैसे उसे ग्रीट करना है। क्लियर हुआ? अब देखिए, किसी के लिए हम हाथ मिलाएं, किसी से हम गले मिलाएं, किसी से हम हाथ मिलाएं, किसी से हम गले मिलाएं, और किसी से हम नमस्ते करें और किसी को हम दूर से खड़े होएं। यही तो रिश्ता है ना। किसी से हम हाथ मिलाएं, किसी को हम गले मिलाएं, किसी से हम दूर से नमस्ते कर दें और किसी के हम पांव छुएं। ये होता है ग्रीटिंग करना, ये होता है अभिवादन करना। अब इन अभिवादन को हम कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में, ये हम समझते हैं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखें, आप गुड मॉर्निंग कब कहोगे? अगर कोई आया तो बोलोगे गुड मॉर्निंग, अगर सुबह का वक्त है। ठीक है, तो अब ये चीज समझना अवश्य है आपका, तो ध्यान से सुनना। गुड मॉर्निंग कब बोलोगे? अगर सुबह का वक्त है। ठीक है, और आने पर गुड मॉर्निंग, जाने पर बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ठीक है, गुड मॉर्निंग मतलब आने पर। ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे जाने पर, अगर सुबह का वक्त है। आगे देखिए, दोपहर का वक्त आया, दोपहर का वक्त आया तो क्या बोलोगे? दोपहर का वक्त आया तो क्या बोलोगे? आने पर गुड आफ्टरनून। ठीक है, आने पर गुड आफ्टरनून, जाने पर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, आने पर गुड आफ्टरनून, जाने पर बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। आगे, शाम के समय, शाम के समय आप क्या बोलोगे? गुड इवनिंग आने पर। ठीक है, गुड इवनिंग आने पर। फॉर एग्जाम्पल समझे, आप क्लास में आए तो बोला गुड इवनिंग, जाने पर क्या बोलोगे? बाय, टेक केयर, सी यू, हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। हैव अ नाइस डे बोल सकते हो? नहीं, शाम के समय सीधा रात आएगी तो दिन तो खत्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पर हैव अ नाइस डे का प्रयोग नहीं करोगे जैसे हम करते आए। ठीक है, आफ्टरनून के बाद भी दिन है लेकिन शाम के बाद तो रात है, तो जाने वक्त गुड नाइट बोलना है, आने पर गुड इवनिंग बोलना है। मैम रात का समय हो, यहाँ पर तो ना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अगर आने का समय हो और रात भी हो, मैं कह रही हूँ रात का समय है, शाम का समय है, तब भी आप यही बोलोगे गुड इवनिंग। आने पर गुड इवनिंग ही होगा, जाने पर गुड नाइट होगा। अगर शाम की क्लास में आते ही कह दो गुड नाइट तो आपको तो लगेगा अच्छा बाय बाय, लेकिन आने पर गुड इवनिंग होता है, चाहे रात को 11 बजे भी कोई आए वो आके बोलेगा गुड इवनिंग, और जाने पर क्या बोलेगा? गुड नाइट। तो ये प्रयोग करना है। अब सुबह कब है, रात कब है और दोपहर कब है, इन सब का समय हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें इस समय से गुड मॉर्निंग कहना है, इस समय से गुड आफ्टरनून कहना है, इस समय से गुड इवनिंग कहना है। अब समय बहुत निश्चित रूप से आना चाहिए। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय की आपको नॉलेज होनी चाहिए, समय का ज्ञान आपको होना चाहिए संपूर्ण तरीके से। हाँ, तो चलिए अब आगे देखिए कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को आपको कैसे प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब ये जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 बजकर, देखे कभी ये जो घड़ी है ये कितना हिल रही है, क्यों? क्योंकि समय ये चेंज करी जा रही है, कभी 11 बजा रही है, कभी 1 बजा रही है। ठीक है, और यहाँ देखिए समय चलता जा रहा है, समय चलता जा रहा है, समय चलता जा रहा है, समय रुकता नहीं है। अब समय जिस पोजीशन पे आप हो, जिस परिस्थिति में आप हो, तो आपको समय बताना है किसी को, तो ये जो घड़ी जहाँ रुकी होगी ना वही आपको बताना है। अब चलिए हम समझते हैं कि इन घड़ियों को समझने में हमें कितना वक्त लगता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं। अब पहला होता है AM, दूसरा होता है PM। हमें ये पता है AM को सुबह के वक्त यूज करा जाता है। ठीक है, PM को हम ये कहें शाम के समय यूज किया जाता है, या रात में भी हम PM का प्रयोग कर लेते हैं। राइट, तो AM और PM हमें पता है, बट आप कभी विचार करिए कि AM और PM ही क्यों लगाते हैं।
क्यों लगाते हैं? देखिए, AM और PM आर द एब्रिविएशंस ऑफ द लेटिन। लेटिन मतलब लेटिन एक भाषा है, तो उसमें एक शब्द आता है एंटेमेरिडिम। एंटेमेरिडिम जिसका मतलब होता है बिफोर मिड डे। मिड डे का मतलब क्या होता है? आधा दिन। मिड डे का मतलब क्या होता है? आधा दिन, ठीक है, आधे दिन से पहले। आधे, ठीक है, आधे दिन से पहले, दिन से पहले, ठीक है। एंड पोस्ट मेरिडिम, पोस्ट मेरिडिम मतलब आफ्टर मिड डे, मतलब आधे दिन के बाद, आधे दिन के बाद। तो द टर्म्स AM और PM का मतलब क्या है? एंटेमेरिडिम, और PM का मतलब क्या होता है? पोस्ट मेरिडिम। सुबह के वक्त AM लगता है, दोपहर के वक्त PM लगता है, शाम के वक्त PM लगता है। क्यों? क्यों लगता है? क्योंकि दोपहर से आधा दिन शुरू हो जाता है जो बाकी का बच जाता है, और 12 बजे से पहले हमारा एक आधा दिन खत्म हो जाता है, मतलब 12 घंटे खत्म हो जाते हैं। अब इस पे हम थोड़ी सी डिटेल चर्चा करते हैं, तभी हम देखेंगे कि हमने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग कब कब बोलना है। कई लोग होते हैं वो गुड इवनिंग के समय गुड आफ्टरनून बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये समय का ज्ञात नहीं होता है। तो समय का ज्ञात आज ही जान लीजिए कि कभी आपको जिंदगी में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इन 3 शब्दों में कभी भी आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। तो चलिए आप समझिए, आपके आगे एक घड़ी है, आपके आगे एक घड़ी है। घड़ी में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे, अगर आप देखो कैलेंडर में, नया दिन कब शुरू होता है? समझे, अगर आप कहो नया दिन कब शुरू होता है, ठीक है, नया दिन कब शुरू होता है? 12 बजे से। 12 बजे से नया दिन शुरू हो जाता है। अब यहां पर आपकी देखिए, ये रात का समय है, ये रात का समय है, 12 बजे रात के, ठीक है। अब आपकी जो सुई है, मतलब नीडल, ठीक है, सुई है वो इधर से ऐसे ऐसे घूमकर चली रात से, अब यहां पर सुबह आ गई, यहां से अब सुबह आ गई। घड़ी पूरी घूमी और रात से अब सुबह आ गई। 12 घंटे बीत गए, आधा दिन बीत गया। हाँ, तो 12 बजे तक हमारा क्या यूज होगा? AM। आधा दिन बीत गया ना। आप देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में हम 24 घंटे मानते हैं। अब 12 बजे से हमारा नया दिन शुरू होता है। अब 12 बजे से घड़ी पूरी 12 घंटे तक बीती। हाँ, तो हम ये कहेंगे, अगर हम सुबह के 12 बजे देखें, सुबह के 12 बजे, तो हमारा आधा दिन समाप्त है, आधा दिन खत्म, आधा दिन खत्म हो गया, ठीक है, आधा दिन खत्म हो गया। तो हम 12 बजे AM बोलेंगे या PM बोलेंगे? AM और PM। अगर मैं प्रश्न पूछूं कि एग्जैक्ट घड़ी में 12 बज गई, अब आपसे किसी ने समय पूछा कि कितने बजे है, आप कहोगे 12 PM है, 12 PM। हाँ, क्यों? अगर आपसे बोल दिया कि कितने बजे है, आपने कहा 12 सुबह के, मतलब कि 12 AM, वो कहेगा रात के होते हैं 12 AM। अब समझिए इस बात को, घड़ी यहां तक पहुंची, 12 घंटे हो गए, तो यहां पर 12 से शुरू हुआ था ना, अब 12 से ही अगला दिन शुरू होगा। तो जब भी आपको 11:59 हो, मतलब कि 11:59 हो, तब तक आप, अगर सुबह के हैं, अगर ये सुबह के हैं, तो आप क्या बोलोगे? 11:59 AM। क्या बोलोगे? 11:59 AM। अगर मैं कहूं कि ये 12 हैं, ठीक है, 12 बजे हैं, ये सुबह के मतलब कि दिन के, यहां पर बेटर है आप लिखो दिन के,
ठीक है, तो आप दिन के 12 बजे क्या बोलोगे? 12 PM, 12 PM। तो आप ऐसे बोलोगे, समझ गए। अब अगर मैं और एग्जाम्पल उदाहरणों से आपको कुछ समझाऊं कि अगर सुबह के अगर 10 बजे हैं, 10 बजे हैं, तो आप क्या बोलोगे बेटा? सुबह के 10 बजे हैं, आधा दिन कंप्लीट हुआ? नहीं, अभी तो 12 घंटे हुए ही नहीं। तो सुबह के यहाँ मतलब कि ये पहला जो होता है उसे हम AM कहते हैं, तो ये AM ही चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? 10 AM। ओके, अगर मैं कहूं कि दिन के 3 बजे हैं, दिन के 3 बजे, तो दिन के 3 बजे क्या बोलोगे? दिन के 3 बजे क्या बोलोगे? सोचो, यहां तक 12 घंटे खत्म हुए, पहला 12 घंटे का जो होता है वो AM होता है और दूसरा 12 घंटे का जो होता है वो PM होता है, क्योंकि आधा दिन बीत गया ना। यहां पर हमारा दिन ही 12 बजे शुरू हुआ है, आधा दिन बीत गया। तो यहां पर 12 घंटे PM कैसे हुआ कि जब आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बीत गया, ठीक है। यहां पर आधा दिन लिख लीजिए, लिखिए यहां पर ये लिख लीजिए आधा दिन, तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। आधा दिन बीत गया, ठीक है। अब आधा दिन बीत गया, इट मीन्स कि 12 बजे के बाद सुई आ रही है, तो आप क्या बोलोगे? यहां पर बोलोगे 3 PM। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि 3 PM हम कब लिखेंगे, 3 AM कब लिखेंगे। अब आप सोचिए, ये दिन के थे। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूं, रात के 3 बजे थे, रात के 3 बजे हैं, तो अभी आधा दिन कंप्लीट हुआ है? आधा दिन कंप्लीट हुआ है? नहीं, ये तो अभी पहले में ही चल रहा है। तो रात के 3 बजे आप 3 AM से बोलोगे, आप 3 AM से बोलोगे। तो समय जब भी कोई पूछे AM और PM कब प्रयोग करना है, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि समय क्या है, आप बोलते हो 8:20। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रही हूं, आपसे किसी ने पूछा समय क्या हुआ है, आप हिंदी में बोलते हो 8:20। जब बजकर शब्द आए तो आपको क्या प्रयोग करना है, ये सीखिए पहले। अब आपसे किसी ने पूछा कितना समय हुआ है, आपने बोला 10 बजने में 5 मिनट। 10 बजने में 5 मिनट मतलब 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट रहते हैं। और पहले वाले में क्या बोला आपने? 8:20 मतलब 8:20 मतलब 20 मिनट हो गए हैं और यहां पर अभी 5 मिनट रहते हैं। तो जब भी आप बजकर प्रयोग करोगे, तो आप यूज करोगे पास्ट का। क्यों? 8:20 जो बीत गया सो बीत गया, जो बीत गया सो बीत गया ना, तो पास्ट का प्रयोग कर लिया। अब यहां पर 5 मिनट आने वाले हैं, तो आने वाले में टू का प्रयोग करोगे। किसका यूज करोगे? टू का प्रयोग करोगे। तो जो बीत गया वो भूत है, तो भूत को तो वैसे ही पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला है उसको टू कहते हैं। तो चलिए इसके थोड़े से उदाहरण को आप समझ के, और इसकी वजह से आप समय सही बोलोगे अगर किसी ने आपसे पूछा तो, ठीक है। तो देखिए, अगर 8 बजने में 20 मिनट है, तो 8 बजने में 20 मिनट है, 8 बजने में 20 मिनट है, बजने में, ठीक है। यहां पर बजने में, देखिए यहां पर आपने सीखा कि बजने में तो टू का यूज करना है, बजकर तो आप किसका यूज करोगे? पास्ट का यूज करोगे। तो पहले ये वाली एक्सरसाइज करें। 11 बजे हैं, इसमें कुछ नहीं बोला है, 11 बजे हैं। अगर आपको AM और PM नहीं बोलना है, क्योंकि आपको पता है कि कितने बजे हैं, आपको दिन का पता है, आपसे किसी ने समय पूछा, जस्ट समय पूछा, ये नहीं पूछा दोपहर के या दिन के, आपसे किसी ने पूछा अभी कितने बजे हैं, क्योंकि दोनों को ही पता है कि क्या चल रहा है, दिन है रात है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बोलोगे 11 बजे मतलब 11 o'clock। यहाँ पर O का मतलब होता है ऑफ, 11 बजे हैं घड़ी के, ऑफ क्लॉक मतलब कि इसे हम संबोधित कर देते हैं ओ और अपॉस्ट्रोफी को, ये मार्क को लगा देते हैं हम, इसे अपॉस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। तो 11 o'clock, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ।
5 बजे हैं, 5 बजे हैं तो 5 o'clock। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, एपोस्ट्रोफी लगाया, मतलब कि ऊपर हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, ऐसे बिंदु और ऐसे। ठीक है, इसे कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी, अगर हम किसी शब्द के ऊपर लिखते हैं तो। अब 7 बजे, 7 बजे हैं तो क्या बोलोगे, 7 o'clock, 7 o'clock। अब देखिए 11:20, बजकर मतलब कि 11:20 हो गए हैं, मतलब 20 मिनट तो बीत गए ना, तो आप यहां पर यूज करोगे पास्ट का। एक शब्द यहां लिखिए। अब आपको घड़ी जब भी पढ़नी है ना, तो पहले आप लिखोगे मिनट को, बीट्स, ठीक है, पास्ट 11, ये घंटे। तो ये हमारा अंग्रेजी का एक रूल होता है जो हमने समझ लिया। क्या समझा कि पहले हमें क्या लिखना है, मिनट्स, पास्ट, आर। हम बोलते हमेशा गलत है ना, 11:20 हो गए, लेकिन अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, 20 past 11, 20 मिनट बीत गए हैं 11:20 मिनट बीत गए हैं 11:20। तो हमें ये चीज़ को हमेशा याद रखना है जब भी हमें अंग्रेजी में समय को बताना है, कि पहले हम लिखेंगे मिनट्स को, मतलब कि कितने मिनट बीत गए हैं, फिर आर को, आर क्या है, घंटे। ठीक है, तो 20 past 11 हम अंग्रेजी में बोलेंगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो हम कर रहे थे, अगर 8 बजने में 20 मिनट है, मतलब अभी बजे नहीं है, अभी बजने में मतलब कि फ्यूचर में कुछ आएगा, तो हम यहाँ पर पहले तो लिख देंगे 2, और वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, पहले मिनट लिखोगे और फिर घंटे लिखोगे। तो 20 to 8, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला मिनट्स टू आर। क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? ओके। 2 बजने में 12 मिनट है, बजने में, अभी बजे नहीं है, बजने में मतलब कि अभी 12 मिनट आएंगे, भूत में तो नहीं गए, तो क्या बोलोगे, तो 20, ठीक है, 12 to 2। तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर इन्वेंट हो गया। ठीक है, तो जब भी बजकर है, अगर कभी बजकर है तो क्या लिखोगे, मिनट्स, ठीक है, 5 आर। अब अगर बजने में है तो आप क्या लिखोगे, मिनट्स, पास्ट आर। यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखिए, अगर 8:15 है, यानी 8:15 हुए हैं, तो कैसे लिखोगे, 8 बजकर है तो आप लिखोगे 15, ठीक है, 15 बजकर, मतलब कि पास्ट यूज किया और आपने 8 लिख लिया, यही तो अभी सिखाया। अब एक बारी एक चीज को समझिएगा, अंग्रेजी में हम इसे इतनी अच्छी भाषा में कैसे बोल सकते हैं। आपके घंटे में 60 मिनट होते हैं, घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट। आधे घंटे में क्या हुए, 30 मिनट। तो यहाँ 30 मिनट में हम इसे आधा बोल देते हैं, हाँ, तो इसे हम कहते हैं हाफ एंड हाफ, अंग्रेजी में कहते हैं हाफ। अब इनमें कितने होते हैं, 15 मिनट, 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट और 15 मिनट। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्हें कहते हैं हम क्वार्टर, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे हम, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4 भाग घंटे का, 1/4 भाग घंटे का। अब देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, तो कितने क्वार्टर हुए, 4 क्वार्टर्स हुए, 4 क्वार्टर हुए। ठीक है, क्वार्टर मतलब क्या है, 4 क्वार्टर हैं, तो 1/4 भाग क्वार्टर का कितने मिनट का हुआ, 15 मिनट का। ठीक है, क्वार्टर का 1/4 भाग, मतलब कि क्वार्टर मतलब 4 भाग है, अगर एक भाग को हम गिनेंगे तो कितना क्या हुआ, 15 मिनट का। ठीक है, तो अगर आपको 15 की जगह यहां पर मैं लिखवा दूं क्वार्टर पास्ट 8, क्वार्टर पास्ट 8, तो क्या गलत होगा, नहीं होगा। तो अंग्रेजी में अगर 8:15 हुए हो तो आप क्या बोल सकते हो, 8:15 बजने, मतलब कि 8:15 हो तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्वार्टर पास्ट 8। अब किसी ने पूछा क्वार्टर पास्ट 8, फिर आप कहना अच्छा नहीं समझ में आया, चलो कोई बात नहीं,
15 past 8। अब वो उसे फिर भी समझ नहीं आया तो क्या बोलोगे, अरे भाई 8:15 हुए हैं, अरे 8:15 हुए हैं। इसे हम अंग्रेजी में ये बोल देते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर घड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ पर घड़ियां हैं और आपको समय बताना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितने बजी है, तो पहले को देखकर आप कहोगे 12 o'clock, 12 o'clock। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कितने बजी है, देखिए छोटी घड़ी घंटा दर्शाती है और बड़ी घंटी मिनट्स को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे 2 बज गए हैं या 1 बजी है। देखिए यहाँ पर 1 पे जा रहा है तो यहाँ पर आप कहोगे 1 o'clock। ठीक है, अब यहाँ पर 2 o'clock, अब यहाँ पर 3 o'clock। तो हमने यहाँ पर समय देख लिया। अब यहाँ पर आगे समय के बारे में देखिए। ये हमारे को दिख रहा है कि आधी घड़ी बीत गई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो ये आधे घंटे को दर्शा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर कितने बजे है, यहाँ पर 1:30 हुए हैं। तो आप यहाँ पर अगर क्या बोलोगे 1:30। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूं कि ये सारे के सारे सुबह के समय हैं, सुबह के वक्त, सुबह के वक्त, सुबह का समय। तो बेटर है सुबह का समय लिखिए। ठीक है, सुबह का समय, सुबह का समय 1:30 बोलिए AM। ठीक है, और या हमारे को इसको अगर समय बताना है, किसी ने आपसे समय पूछा तो आप क्या बोलोगे 30 past 1, 30 past 1। और इसको बेटर में क्या बोलोगे 1/2 past 1। ठीक है, अब या तो हम ये बोलते हैं 1:30 AM, 1:30 AM, या बिल्कुल समय बताना है कि आपको पता है कि सुबह है, रात है। ठीक है, आप रात में बैठे हो, आपसे किसी ने समय पूछा तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 30 past 1, तो तब भी चलेगा, उसे पता है कि AM है या PM है। लेकिन आपसे किसी ने पूछा कि आपने ये कार्य कब किया था, तो आप बोलोगे मैंने ये कार्य सुबह करा था, तो 1:30 AM पे किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है 7:30। ठीक है, 7:30, तो 7:30 AM, क्योंकि मैंने कहा ये सारा सुबह का समय है, तो आप ये बोलोगे 30 past 7। ठीक है, या आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो 1/2 past 7। तो सेम इसके केसेस में है, ये सुबह के 10 बजे हैं, ये सुबह के 10 बजे हैं। तो सुबह के अगर 10 बजे हैं तो 10:30, क्योंकि ये हाफ पर दर्शा रहा है, 10:30 AM। और यहाँ पर 30 past 10, और यहाँ पर आप 1/2 past 10 भी बोल सकते हो। अब अगर आप यहाँ पर बोलो कि यहाँ पर सुबह के 4:30 बज रही हैं, तो आप 4:30 AM भी बोल सकते हो और 30 past 4 भी बोल सकते हो। लेकिन हमने एक नया वर्ड सीखा कि 30 को हम हाफ बोलते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 past 4। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? चलिए, अब हमने समय को तो बहुत अच्छी तरह देख लिया है। अब क्वार्टर का मैंने आपको बताया था कि 15 का हो, तो एक बार ये घड़ियां देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 12। ठीक है, 12। अब यहाँ पर क्या है, ये कहाँ से है, ये 1 बजे से आगे बढ़ रही है और ये 2 बजे से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जब आपने ये घड़ी को देखा कि ये किसके करीब है, यहाँ तक तो 45 मिनट्स बीत गए ना, यहाँ तक तो 45 मिनट्स बीत गए। ठीक है, अब ये किसके करीब है, 2 बजे के करीब है या 1 बजे के करीब है, ये 1 बजे के करीब है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो समय, आप ये बोल सकते हैं 12:45। ठीक है, 12:45 PM, अगर ये दोपहर का, सपोज मैं मान के चल रही हूँ ये दोपहर का। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो कि 12:45 है, लेकिन आपसे किसी ने समय पूछा है, तो आप ये देखोगे 45 किसके करीब है, 1 बजने के करीब है। तो अगर आपसे पूछा किसी ने समय क्या हुआ है, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो 1/4, जैसे लिखा भी हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 1 के करीब है। ठीक है, तो सब सेम ये 1 से 2 में जा रहा है, लेकिन ये करीब किसका है, 2। तो जब भी आपके 45 मिनट्स हो जाए, मैं कह रही हूँ 45 मिनट,
अगर आपके किसी भी घंटे में 45 मिनट हो जाए तो वहां पर टू का प्रयोग किया जाता है अल्टीमेटली। ये मार्क करके चलिएगा। यहाँ पर आप पास्ट लिखोगे ना 45 पास्ट 12, ये जमेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी 45 मिनट हो जाएं घंटे के बाद तो आपको क्या यूज करना है, आपको यहाँ पर यूज करना है टू का। तो जब भी लास्ट के 15 मिनट रह जाए तो क्या प्रयोग करोगे, टू का प्रयोग करोगे। सेम इन अ केस ऑफ दिस, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 3, क्वार्टर टू 2, क्वार्टर टू 1। क्या समझ में आया? अगर एक घंटे में अगर 45 मिनट हो जाएं या 45 मिनट से अधिक हो जाएं तो वहां पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो जब भी कोई समय पूछे तो सही आंसर दीजिएगा और समय के अनुसार ही गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भी आपको बोलना है। क्लियर? तो पहले हम क्विज खेल लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न देखिए, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? Question number 2, how many vowels are there in English? Question number 3, 3 बजने में 12 मिनट, तो इसे कैसे बोलोगे? तो होप आपका ये क्विज क्लियर हो चुका है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए प्रश्न को आप। प्रश्न पहला, हाउ मेनी अल्फाबेट आर देयर इन इंग्लिश? अल्फाबेट तो माला है, अल्फाबेट तो माला है, तो एक डी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सेकंड देख लीजिए, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन इंग्लिश? 5 हैं। कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। इनकी ध्वनि को हम वॉवल्स बोलते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 3 बजने में 12 मिनट, 3 बजने में 12 मिनट, तो बजने में मतलब अभी 12 बजे नहीं है तो टू का प्रयोग होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2, 3। क्यों हमने 12 ये बोला है? क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, मिनट्स टू आर। ठीक है, ये है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। पहले मिनट, फिर टू, फिर आर, बजने में है, हुआ नहीं है। तो चलिए एक बारी हम ये भी कर लेते हैं, समय को एक बारी फिर कर लेते हैं। रात को 12 बजे, रात को 12 बजे क्या बोलोगे? 12 AM। ठीक है, रात के 1 बजे क्या बोलोगे? 1 AM। सुबह के 5 बजे क्या बोलोगे? 5 AM। सुबह के 10 बजे क्या बोलोगे? 10 AM। वेरी गुड। सुबह के 11 बजे क्या बोलोगे? 11 AM। और सुबह के 11:59, अरे 12 नहीं बजे हैं, तो यहाँ पर 11:59 AM। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब हम एक सेक्शन पर आ जाते हैं, वोकैबुलरी पे। ठीक है, वोकैबुलरी आपके वर्ड मीनिंग्स है जिसको आप डेली यूज की प्रैक्टिस में करेंगे। तो अभी हमने पहला शब्द लिया है ए, तो ए में जो आपके साधारण शब्द हैं, जो आपके डेली यूज प्रैक्टिस के क्वेश्चन में आ जाते हैं, उन शब्दों को हम देखेंगे हर क्लास में आखिरी में। ठीक है, तो अग्री, इसे हम बोलते हैं अग्री। अग्री का मतलब क्या होता है? टू बी विलिंग टू, मतलब कि राजी होना। आप इस क्लास को देख के राजी हो गए कि हाँ भाई आगे पूरी क्लास देखनी है, हाँ, तो उसे अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अग्री होना। ठीक है, आगे अगो। अगो, अगो मतलब क्या हुआ? पुराना समय, मतलब कि ना इन पास्ट टाइम। अब आप कहोगे पहले समय में ना, पुराने समय में अंग्रेजी की स्पीकिंग कोर्स की क्लास लेने इतनी दूर जाना पड़ता था, तो अगो ये क्या हो गया? पुराना समय। एम, एम क्या होता है? हमारा लक्ष्य। हमारा एम क्या है इस क्लास को सुनने का? कि हमें अंग्रेजी बोलना आना चाहिए। तो हमारे लक्ष्य को अगर हमें अंग्रेजी लैंग्वेज में बोलना है तो हम बोलेंगे एम। ठीक है, अब हम सब क्लास को सुन रहे हैं, हाँ, तो हम जीवित हैं, हाँ, तो जीवित को क्या बोलोगे? अलाइव। क्या बोलोगे? अलाइव, अलाइव, अलाइव। तो यहाँ पर लिविंग को क्या बोलते हैं? जीवित।
ठीक है। अब आप सब एक ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है, एक ढंग से हम इस क्लास को सुनते हैं। तो एक ढंग से मतलब आप और मैं बिल्कुल सेम है, हम सेम चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो सेम को क्या हम बोलेंगे? अलाइक। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अलाइक। अरे इसका पेन तो मेरे जैसा है, हमारे पास तो सेम सेम पेन है, हमारे पास तो एक जैसा पेन है, तो एक जैसा या एक ढंग से हम बोलते हैं अलाइक, ठीक है। तो जब भी आपको किसी को कहना हो कि अरे सेम सेम पेन है, तो आप बोलोगे अलाइक, हमारे पास जो पेन है वो अलाइक है। तो हमने एक नया शब्द सीख लिया। आगे अलॉट। अलॉट मतलब बांटना। आपने अपने बर्थडे वाले दिन क्या करा? बांटा, ठीक है, आपने बांटा, क्या करा? किसी बच्चे को चॉकलेट्स दी, किसी बच्चे को टॉफ़ी दी। तो लॉट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज़ें आपने अलग अलग इंसानों को दी हैं, ठीक है, तो अलॉट हो गया। आगे अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? आज्ञा देना, अगर टू परमिट, अलाउ। अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ किया तो आप घर से बाहर जा सकते हैं। अगर आपके सर ने आपको परमिशन दी तो उसे हम कहते हैं अलाउ कर दिया, तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखिए अलर्ट, सावधान, वॉचफुल। प्लीज़ सावधान होकर पूरी क्लास को समझिए, प्लीज़ सावधान होकर पूरी क्लास को समझिए। तो सावधान मतलब अलर्ट होकर पूरी क्लास को आपको समझना है, तो अलर्ट मतलब क्या हुआ? सावधान होकर। आफ्टर। आफ्टर मतलब पीछे। जैसे जैसे मैं आपको एक नए शब्द सिखा रही हूँ, आपको पीछे पीछे उसे बोलना है। तो पीछे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? आफ्टर। क्या बोलोगे? आफ्टर। आफ्टर मेरे बाद आपको क्या करना है? जो शब्द मैं बोल रही हूँ उसका उच्चारण करना है, तो आफ्टर। बाद में क्या बोलोगे? पीछे क्या बोलोगे? आफ्टर, ठीक है। अब बहाना करना, बहाना करना, ठीक है, टू प्रिटेंड। अफेक्ट। अफेक्ट मतलब क्या होता है? कि बहाना करना, ठीक है, क्या होता है? अफेक्ट मतलब कि कुछ बहाना करना, या टू प्रिटेंड दिखावा करना। अफेक्ट मतलब क्या होता है? बहाना करना या दिखावा करना। तो ये हमने 10 नए वोकैबुलरी शब्द सीखे। क्लियर हो गया आपको? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है पहले ये देख लीजिए। आज हमने यहाँ पर पढ़ा है समय के बारे में, टाइम के बारे में। आज हमने 10 नए शब्द सीखे हैं। तो 10 हम ये, अब नए को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? न्यू। तो 10 न्यू वर्ड्स हमने सीखे, ठीक है। और हमने क्या देखा? मेनली हमें कब गुड आफ्टरनून बोलना है, कब हमने गुड आफ्टरनून बोलना है, कब हमने गुड मॉर्निंग बोलना है, कब हमने गुड इवनिंग बोलना है, ये सीखा, ठीक है। तो गुड इवनिंग हम कब बोलते हैं? गुड इवनिंग हम कब बोलते हैं? जब समय 5 बजे के बाद होता है। तो 5 बजे के बाद हम बोलते हैं गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग हम कब बोलते हैं? सुबह 11:59 तक। गुड आफ्टरनून हम कब बोलते हैं? 12 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून। 5 में क्या होगा? 4:49 तक हम बोलते हैं गुड आफ्टरनून, ठीक है। और 5 बजे के बाद मतलब कि बिल्कुल 5 बजे से हम बाकी के अन्य समय में क्या बोलते हैं? गुड इवनिंग। जाते टाइम हम क्या बोलते हैं? गुड नाइट। यहाँ तक हमने समझ लिया, ठीक है। तो आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समय समझ में आ गया है। तो आपका होमवर्क क्या है? आपके पास इतनी सारी घड़ियाँ हैं, उनको आप समझिए कि अगर सुबह है तो क्या लिखोगे, शाम है तो क्या लिखोगे। तो इसके आंसर्स आपको वैसे ही लिखने हैं। अगर सुबह का ये समय है तो क्या लिखना है, दोपहर का समय है क्या लिखना है, मतलब दिन और रात में अब बांटिए और इस होमवर्क को करके ज़रूर आइएगा। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगले लेक्चर में हम व्यवहार के बारे में समझेंगे, मैनर्स के बारे में समझेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।